जय हिंद दोस्तों। आज का जो मेरा टॉपिक है उराव जनजाति। हम लोग जैसे कि जानते हैं कि भारत में जो लेटेस्ट जनगणना हुआ है 2022 में हुआ है, लेकिन इसका जो प्रारंभिक जनगणना था 2011 के जनगणना के अनुसार उराव जनजाति है जो झारखंड में जनसंख्या के अनुसार उराव जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान पे आता है। कितना स्थान पे आता है? दूसरा स्थान पे, या झारखंड स्थान में दूसरा स्थान में आता है, बल्कि इसका भारत में रैंक चौथा स्थान पे है। इस उराव जनजाति भारत में केवल स्थान पे आता है? चौथा स्थान पे, परंतु झारखंड में इसका स्थान कितना है? 2 स्थान है। प्रथम आता है संथाल जनजाति, दूसरा आता है उराव जनजाति। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत में इसका चौथा स्थान आता है, तो चौथा स्थान से आने से पहले इसमें 3 गो और आता होगा, 3 और जनजाति आता है। तो 3 जनजाति आने से पहले जो सबसे पहला जनजाति हुआ भील जनजाति। पहला जनजाति भील, दूसरा गोंड, तीसरा संथाल जनजाति तथा चौथा स्वयं उराव जनजाति है। इस प्रकार बोला जा सकता है कि उराव जनजाति झारखंड में दूसरा तथा भारत में इसका केवा स्थान है? चौथा स्थान है। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल जनजाति जनसंख्या का 14.18% उराव जनजाति आता है। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का कुल जनजाति का जनसंख्या के अनुसार से इसका कुल प्रतिशत कितना है? 14.18%। आप देख लेते हैं कि झारखंड में सबसे पहले झारखंड निर्माण के पहले झारखंड में जो उराव जनजाति था, उराव जनजाति का प्रारंभिक निवास कहाँ होता था? प्रारंभिक निवास माना जाता है कि अन्य स्रोतों के अनुसार बोला जाता है कि उराव जनजाति झारखंड में आगमन करने से पूर्व दक्षिण भारत के दक्कन के पठार में निवास करता था। कहाँ पे निवास करता था? दक्कन के पठार में निवास करता था। तथा अन्य वैज्ञानिक के अनुसार तथा अन्य इतिहासकारों के अनुसार बोला जाता है कि जो उराव जनजाति है कोंकण के तट पे निवास करते थे। कहाँ पे निवास करते थे? कोंकण तट पे निवास करते। परंतु वर्तमान समय में उराव जनजाति का जो सर्वाधिक संकेंद्रण है झारखंड में, उराव जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है वह दक्षिणी छोटा नागपुर पठार तथा पलामू प्रमंडल में, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल तथा पलामू प्रमंडल में स्थित है। दक्षिणी छोटा नागपुर पठार आ गया, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल आया, इसके अंदर 5 जिले। इसके बाद इसके में देख लेते हैं तो उसका वर्तमान का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है? दक्षिणी छोटा नागपुर पठार तथा पलामू प्रमंडल में। देख लेते हैं यहाँ तक हमको कोई दिक्कत लेकिन जो अब यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, इसका भी बेसिक देख रहे हैं। जो उराव जनजाति है प्रजाति तथा भाषाई आधार पर, उराव जनजाति प्रजाति तथा भाषाई आधार पर द्रविडियन मूल के आता है। उराव जनजाति स्वयं को अपने आप को कुड़ुक बोलते हैं, कुड़ुक मानता है। स्वयं को क्या बोलता है? कुड़ुक बोलता है। कुड़ुक का इसमें शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य रिलेटेड होता है, मनुष्य रिलेटेड होता है। उराव जनजाति एक लाइन में उराव जनजाति स्वयं को क्या बोलता है? कुड़ुक बोलता है। इसका भाषा क्या है? कुड़ुक। भाषा क्या है? कुड़ुक। कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मनुष्य। कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? कुड़ुक। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग इसका उराव जनजाति का एक करके बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। पूरा बेसिक लेक्चर था, पूरा बेसिक हम लोग बेसिक में एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं कि उराव जनजाति झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान आता है। झारखंड में 2011 के जनगणना के अनुसार इसका जो रैंक है 14.18% है। प्रारंभिक निवास कहाँ था? दक्कन के पठार में था तथा अन्य स्रोतों के अनुसार माना जाता है कि इसका जो सर्वाधिक संकेंद्रण था कोंकण तट पर। वर्तमान समय में उराव जनजाति सर्वाधिक संकेंद्रण दक्षिणी छोटा नागपुर पठार तथा पलामू प्रमंडल में। यह कौन सा मूल का है तथा कौन सा प्रजाति का? द्रविडियन मूल तथा द्रविडियन प्रजाति का। इसका जो स्वयं को क्या बोलता है? कुड़ुक बोलता है तथा इसका जो भाषा है वह कुड़ुक बोलता है। ये हम लोग पूरा बेसिक देख लिए। अब किसी भी जनजाति को समझने के लिए, किसी को जनजाति से हर क्षेत्र को, किसी भी साधारण लोगों को समझने के लिए हम लोग उसका सबसे पहला आर्थिक को समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी क्षेत्र को आर्थिक देखेंगे, सामाजिक फिर समझने का प्रयास करेंगे, फिर राजनीतिक को देखेंगे, सांस्कृतिक को देखेंगे तथा धार्मिक को देखते देखते किसी भी हर जनजाति को हम लोग समझने का बारीकी से प्रयास करेंगे। आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति समझने का प्रयास करेंगे। तो वर्तमान समय में किसी भी जनजाति, जो उराव जनजाति है, उराव जनजाति में प्रारंभिक समय में जो अपना जीवन यापन करता था, जो उसका अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था आर्केड पर था। क्या पर था? आर्केड पर निवास करता था। आर्केड यहाँ एक नया शब्द है। आर्केड किसको कहते हैं? इसको हम लोग शिकारी भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शिकारी। यहाँ आर्केड कहने का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति है आज अपना जीवन यापन करने के लिए इस क्षेत्र पे शिकार किया, आज यहाँ पे अपना शिकार किया।
और फिर अगला दिन अपने जीवन यापन करने के लिए एक जगह से दूसरे स्थान पे जाकर के यहाँ पे निवास करता है। आर्केड कहने का अर्थ होता है कि किसी भी शिकारी लोग मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा करके अपना जीवन यापन करता था, उसे क्या कहते थे, आर्केड करते थे। लेकिन वर्तमान समय में जो उराव जनजाति का अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वह किस पे निर्भर करता है, उराव जनजाति का वर्तमान समय का मुख्य अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार किस पर निर्भर करता है, कृषि पर निर्भर करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, एक लाइन में क्वेश्चन आएगा, उराव जनजाति का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, कृषि। प्रारंभिक समय में किस चीज पर था, आर्केड पे था। प्रारंभिक समय कैसा था, आर्केड पर था। अब इसका सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि उराव जनजाति में मांस के तौर पे बंदर का जो मांस होता है, जो बंदर का जो मीट होता है, उसको सेवन करने पर अपराध किया गया। किसका मांस, बंदर का मांस को सेवन करने पर उसको अपराध किया गया। एक लाइन में सवाल, उराव जनजाति में कौन सा मीट पे अपराध किया गया, बंदर को मांस को सेवन करने पर अपराध किया गया। इसमें उराव जनजाति में पेय पदार्थ मतलब पीने के तौर पे, पेय पदार्थ के मुख्य तौर पे इसका जो मुख्य तौर पे है वह हड़िया का सेवन करता है। क्या चीज का सेवन करता है, मुख्य पेय पदार्थ के रूप में हड़िया का सेवन करता है। उराव जनजाति पेय पदार्थ के रूप में क्या सेवन करता है, हड़िया सेवन करता है। उराव जनजाति में कौन सी का अपराध किया गया है, मांस का, जो मांस खाने का, जो बंदर का मांस है उसको खाने पर क्या कर दिया गया, अपराध कर दिया गया है। उसको कोई दिक्कत। फिर इसमें लगाया गया जो उराव जनजाति है जो उसमें तांत्रिक विद्या पर अधिक विश्वास करता है, तांत्रिक विद्या पर अधिक विश्वास करता है, इसलिए उराव जनजाति में अधिकांश लोग क्या होता है, तांत्रिक विद्या लोग होता है। अब लोग अर्थव्यवस्था को बारीकी से समझने का प्रयास किए। एक लाइन में फिर समझ लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो उराव जनजाति का अर्थव्यवस्था का वर्तमान कौन चीज में निर्भर करता है, कृषि पर निर्भर करता है। प्रारंभिक समय किस पर निर्भर करता था, आर्केड पे निर्भर करता था। यहाँ कोई दिक्कत, उराव जनजाति में पेय पदार्थ के रूप में कौन चीज का सेवन करता है, हड़िया का सेवन करता था। कौन सा मांस का इस पे अपराध कर दिया गया है, मतलब बेन लगाया गया, बंदर को मांस को सेवन करने पर इसे बेन लगाया गया। कोई दिक्कत, हम लोग अर्थव्यवस्था को बारीकी से समझने का प्रयास कर लिए। फिर हम लोग आगे इसका हम लोग आर्थिक देख लिए, उसके बाद अभी हम लोग सामाजिक देखेंगे। क्या देखेंगे, सामाजिक, किसी भी क्षेत्र का सामाजिक समाज समझेंगे। फिर इसके बाद हम लोग सांस्कृतिक को समझने का प्रयास करेंगे। सांस्कृतिक समझने के बाद फिर हम लोग राजनीतिक देखेंगे, राजनीतिक उस क्षेत्र का राजनीतिक क्रिया कैसा है। उसके बाद हम लोग उस क्षेत्र का जो धार्मिक है, धार्मिक क्रिया कैसा है, हम लोग इसको सारे को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। अभी आर्थिक देख लिए। आर्थिक में हम लोग एक चीज याद रखने का चीज है कि अर्थव्यवस्था का वर्तमान समय मुख्य आधार क्या है, कृषि है। कोई दिक्कत। अब हम लोग सामाजिक को समझने का प्रयास करेंगे। किसको समझने का प्रयास करेंगे, सामाजिक को। उराव जनजाति को जो सामाजिक होता है, जो उराव जनजाति में जो समाज होता है, समाज को जो होता है वह समाज प्रीतिसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक कहने का अर्थ होता है जो उराव जनजाति में जो वंशज चलता है, जो मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है वह पिता के अनुसार चलता है। जैसे क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में होता है, जैसे खरवार जनजाति में उसमें जो समाज चलता है वो मातृसत्तात्मक के अनुसार चलता है। लेकिन उराव जनजाति में समाज कैसा है, प्रीति सत्तात्मक है। प्रीति सत्तात्मक कहने का अर्थ होता है कि लोग जो समाज है वह पुरुष प्रधान समाज है। कैसा समाज है, पुरुष प्रधान समाज है। अर्थात कहने का अर्थ होता है कि जो अगर मेरा जो वंशज चलेगा, हमारा बेटी के अनुसार नहीं बल्कि मेरा बेटा के अनुसार चलेगा, इसलिए इसका जो समाज है कैसा है, पितृ सत्तात्मक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। उराव जनजाति में एकल परिवार में रहना अधिक पसंद करता है, एकल परिवार में रहना अधिक पसंद करता है तथा एकल विवाह का प्रचलन है। एकल विवाह करने का अर्थ होता है कि एक विवाह का ही प्रचलन है, आदि। लेकिन कुछ विकट परिस्थिति में इसे एक से छोड़ करके दो भी शादी किया जा सकता है। जैसे अगर कोई किसी को व्यक्ति का पत्नी मर गया या किसी का पति मर गया तो वैसी परिस्थिति में क्या किया जा सकता है, दोबारा शादी किया जा सकता है। उसी शादी को हम लोग क्या कहते हैं, विधवा विवाह। क्या कहते हैं, विधवा विवाह कहते हैं। उराव जनजाति में समगोत्रीय विवाह अपराध है। समगोत्रीय कहने का अर्थ होता है कि जो समान गोत्र का, जैसे अपना खून रिलेशन मतलब जो अपना ब्लड रिलेशन का जो लोग आता है उसमें विवाह करना अपराध है। तथा उराव जनजाति में जो सबसे प्रसिद्ध विवाह होता है उसको आयोजित विवाह कहते हैं। सब जो प्रसिद्ध विवाह होता है उसको क्या बोलते हैं,
आयोजित विवाह कहते हैं। सबसे प्रसिद्ध विवाह आयोजित विवाह। आयोजित विवाह किसको कहते हैं? जिसमें माता पिता का सहमति से शादी कराया जाता है, जिसमें माता पिता का सहमति से शादी किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? आयोजित विवाह कहते हैं। तथा कुछ कुछ सेवा विवाह का भी प्रचलन है। सेवा विवाह का भी प्रचलन है। सेवा विवाह किसको कहते हैं समझिए। जैसे हम लोग के समय में क्या होता है, हम लोग में क्या होता है कि हम लोग लड़की के द्वारा हम लोग को पैसा दिया जाता है, लेकिन जो जनजाति में होता है उसमें लड़का के द्वारा लड़की को पैसा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? लड़का के द्वारा लड़की को पैसा दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? वधु मूल्य कहते हैं। जो उराव जनजाति में जो वधु मूल्य के तौर पे, मतलब वधु के मूल्य के पर जो पैसा दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? पौन कहते हैं। क्या कहते हैं? पौन कहते हैं। लेकिन उराव सेवा विवाह यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। सेवा विवाह किसको कहते हैं कि जो लड़का है वह लड़की को वधु मूल्य नहीं चुका पाता है। जो लड़का लड़की को वधु मूल्य नहीं चुका पाता है, नहीं चुका पाने की स्थिति में जो लड़का है वो लड़की के घर में जाकर के, जो लड़का है वो लड़की के घर में जाकर के लड़की को माता पिता का सेवा करेगा, जिससे लड़की का माता पिता उससे खुशी संपन्न होकर के अपने बेटा को उस लड़का के साथ विवाह करवाएगा। उसी को क्या कहते हैं? सेवा विवाह कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? उराव जनजाति में जो वस्त्र धारण किया जाता है, जो उराव जनजाति में जो वस्त्र धारण करते हैं, जैसे हम लोग जो कपड़ा वस्त्र धारण करते हैं वो महिलाओं तथा पुरुषों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो महिला वस्त्र धारण करता है, ठीक है, जो महिला वस्त्र धारण करता है उसको कहते हैं खनरिया। जो महिला जो लोग कपड़ा पहनती है उसको क्या बोलते हैं? खनरिया। तथा जो पुरुष लोग वस्त्र धारण करता है उसको बोलते हैं केरिया। क्या बोलते हैं? केरिया। एक लाइन में सवाल कि महिला जो वस्त्र धारण करता है उसको क्या बोलते हैं? खनरिया। तथा जो पुरुष वस्त्र धारण करता है उसको क्या बोलते हैं? केरिया। इसमें उराव जनजाति में महिलाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह बात की है कि इन लोग में हाथ में गोदना मतलब समझ में आ रहा है, जो हाथ में जो गोदना गोदवाती है उसी को क्या कहते हैं? गोदना। उराव जनजाति महिला की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इन लोग अपनी हाथ में गोदना गोदवाना अनिवार्य मानती है। क्या बोलते हैं? कंपलसरी मानती है। क्या बोलते हैं? अनिवार्य मानता है। एक लाइन का सवाल में है कि महिला जो उराव जनजाति में महिला वस्त्र धारण करता है उसको क्या कहते हैं? खनरिया कहते हैं। तथा जो पुरुष वस्त्र धारण करता है उसको क्या कहते हैं? केरिया कहते हैं। तथा महिला जनजातियों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इन लोग हाथ में अपनी गोदना गोदवाना उचित मानती है। कोई दिक्कत? तथा उराव जनजाति में सामूहिक में एक दूसरे से सखी संगत जो होता है ना, लड़का लोग संगी तथा लड़का लोग संगी जो संगी मिलाया जाता है, लड़का लोग संगी बनाता है तथा लड़की जो लोग होता है वो गोइवा बनाता है। क्या बनाता है? लड़का लोग संगी बनाता है तथा लड़के लोग गोइवा को बनाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग सामाजिक में एक लाइन में फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सामाजिक में हम लोग क्या क्या देखें कि उराव जनजाति को जो समाज होता है वह पितृसत्तात्मक है, एकल परिवार में रहना अधिक पसंद करता है, एकल विवाह का प्रचलन है। तथा इसमें फिर यह हम लोग देखें जो सबसे एकल विवाह का प्रचलन है, विवाह सबसे प्रसिद्ध विवाह को क्या कहते हैं? आयोजित विवाह कहते हैं। इसमें माता पिता का इसमें क्या होता है? सबसे बड़ा योगदान होता है। जो लड़का द्वारा जो लड़की को वधु मूल्य में दिया जाता है उसको पौन कहते हैं। इसके साथ साथ सेवा विवाह का भी प्रचलन है तथा विधवा विवाह का भी प्रचलन है। फिर देखें कि उराव जनजाति में जो वस्त्र धारण करता है उसे अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे महिला लोग वस्त्र धारण करता है उसको खनरिया के नाम से जानते हैं। तथा जो पुरुष लोग वस्त्र धारण करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? केरिया कहते हैं। कोई दिक्कत? फिर हम लोग क्या देखें कि उराव जनजाति में गोदवाना कंपलसरी मानते हैं। फिर हम लोग क्या देखें कि जो उराव जनजाति में जो लड़का लोग अपना जो दोस्ती निभाता है, जो दोस्ती बनाता है, मतलब रिश्ता को फरियाने का नया रिश्ता को जोड़ने का काम करता है। जैसे लड़का लोग संगी बना करके नया अपना रिश्ता को बढ़ाता है तथा लड़की लोग गोइवा को बना करके बनाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम लोग आर्थिक देख लिए, सामाजिक देख लिए तथा कुछ बेसिक देख लिए। अब हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या था? नेक्स्ट टॉपिक मेरा जो था सांस्कृतिक था। क्या था? हम लोग देखिए यहाँ क्या क्या देख लिए? आर्थिक देखे, राजनीतिक, सामाजिक देख लिए अभी। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? अभी सांस्कृतिक को समझने का प्रयास करते हैं। क्या समझने का प्रयास करते हैं? सांस्कृतिक को समझने का प्रयास करते हैं। एक पूरा बारीकी से समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सांस्कृतिक।
सांस्कृतिक सांस्कृतिक उराव जनजाति में जितना भी सांस्कृतिक कार्य होता है उराव जनजाति में जितना भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जैसे नाच गान डांस जैसे क्या होता है ना कि ऑर्केस्ट्रा लगता है तो जितना भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है नाच गान डांस जो वह उस जिस स्थान पे किया जाता है उसको हम अखाड़ा नामक स्थान बोलते हैं। क्या नामक स्थान बोलते हैं? अखाड़ा नामक स्थान पे किया जाता है। ठीक, उराव जनजाति में सांस्कृतिक कार्यक्रम कहाँ किया जाता है? अखाड़ा नामक स्थान पे किया जाता है। तथा उराव जनजाति में जो स्टूडेंट के लिए जो पढ़ने का होता है उसको हम लोग प्रशिक्षण केंद्र होता है उराव जनजाति में जो प्रशिक्षण केंद्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कूल को हम लोग क्या बोलते हैं? उराव जनजाति में घूमकुड़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घूमकुड़िया। उराव जनजाति में स्कूल को क्या बोलते हैं? घूमकुड़िया बोलते हैं। अब घूमकुड़िया को भी दो क्षेत्र में बांटा गया। पहला इसमें जिसमें पुरुष लोग पढ़ता है तथा जिसमें महिला लोग पढ़ती है, जिसमें लड़की लोग पढ़ती है। ठीक है, जिसमें लड़का लड़की। देखिए जो पुरुष घूमकुड़िया को जो लड़का घूमकुड़िया को हम लोग बोलते हैं जोक एड़पा। क्या बोलते हैं? जोक एड़पा। पुरुष घूमकुड़िया को जोक एड़पा तथा लड़की मतलब महिला घूमकुड़िया को युवती घूमकुड़िया को क्या बोलते हैं? पेल एड़पा। समझ में आया? पुरुष घूमकुड़िया को जोक एड़पा तथा महिला घूमकुड़िया को पेल एड़पा। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इसमें। उराव जनजाति में पुरुष घूमकुड़िया को क्या नाम से जाना जाता है? जोक एड़पा। इसी को धरांग भी बोला जा सकता है। धरांग भी बोल सकते हैं तथा इसी को पेल एड़पा को ही एक अन्य नाम से भी जानता है, उसको बोलते हैं सुतान घर। क्या बोलते हैं? सुतान घर। कोई दिक्कत? एक लाइन में समझ में आ गया ना? जो घूमकुड़िया है पुरुष घूमकुड़िया को जोक एड़पा तथा महिला घूमकुड़िया को पेल एड़पा या तो सुतान घर के नाम से जाता। अब देखो दो स्कूल है तो दोनों में हेडमास्टर होगा ना। तो इसका जो पुरुष का हेडमास्टर है उसको बोलते हैं धरांग। तो इसको क्या बोलते हैं? धरांग, बड़की धांगरी। इसको बोलते हैं बड़की धांगरी। इसको बोलते हैं बड़की धांगरी, इसको बोलते हैं धरांग। ठीक है, पुरुष घूमकुड़िया को क्या बोलते हैं? महिला घूमकुड़िया को प्रमुख को क्या बोलते हैं? बड़की धांगरी तथा इसको क्या बोलते हैं? धरांग। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब घूमकुड़िया में अब हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। जो घूमकुड़िया में जो निवास होता है वह क्या होता है? वो 10 साल से लेकर के 11 साल के लोगों को 10 साल से लेकर के 11 साल के लोगों को क्या होता है? एडमिशन होता है। एडमिशन कब होता है? प्रत्येक 3 साल, मतलब प्रत्येक एवरी 3 साल। प्रत्येक 3 साल का सरहुल के समय क्या होता है? एडमिशन होता है। कब मतलब किस उम्र का स्टूडेंट लोग जाता है? 10 साल से लेकर के 11 साल का जो स्टूडेंट मतलब जो होता है, जो लोग होता है वह कहाँ पे जाकर के एडमिशन कराता है? घूमकुड़िया में जाकर करवाता है। कब एडमिशन होता है? प्रत्येक 3 साल में घूमकुड़िया के समय मतलब प्रत्येक 3 साल में सरहुल के समय क्या होता है? एडमिशन होता है। तथा एक बार एडमिशन लेने के बाद वह विवाह के समय तक उस क्षेत्र का क्या घूमकुड़िया का सदस्य बना रहता है। कहाँ का सदस्य बना रहता है? घूमकुड़िया का सदस्य बना रहता है। कोई दिक्कत? एक लाइन में फिर समझ लीजिए कि उराव जनजाति में स्कूल को क्या बोलते हैं? घूमकुड़िया कहते हैं। पुरुष घूमकुड़िया को जोक एड़पा तथा महिला घूमकुड़िया को पेल एड़पा के नाम से जाना जाता है। एक मिनट फिर यहाँ पे हम लोग देख लें कि जो घूमकुड़िया में होता है आदमी लोग कब मतलब स्टूडेंट कब प्रवेश करता है? 10 साल से लेकर के 11 साल के युवक तथा युवतियां जाकर के एडमिशन लेता है। कब एडमिशन होता है? प्रत्येक 3 साल का सरहुल में क्या होता है? एडमिशन होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तथा फिर हम लोग देखें सांस्कृतिक में ही देख लिए कि उराव जनजाति में जो गोत्र होता है इसको गोत्रों की संख्या 14 है। अब गोत्र किसको कहते हैं? जैसे आप हम लोग जानते हैं कि मुस्लिम को एक समझाने का प्रयास करेंगे। मुस्लिम में क्या देखते हैं? मुस्लिम में क्या होता है कि खान होता है, अंसारी होता है, मियाँ होता है, सुन्नी होता है। उसी प्रकार इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोत्र को कहते हैं। गोत्र समझ में आया? जात एक है,
जैसे मुसलमान मुसलमान होता है ना, तो मुसलमान को 4-5 कैटेगरी में बांटते हैं, जैसे मियाँ, सुन्नी, खान, अंसारी। उसी प्रकार जो उराव जनजाति में गोत्रों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। कोई दिक्कत? अब हम लोग देख लिए, हम लोग आर्थिक भी समझ लिए, सामाजिक भी समझ लिए, सांस्कृतिक भी समझ लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे? राजनीति को देखने का प्रयास करेंगे। हम लोग स्टार्ट करें। अब हम लोग राजनीति देखें, क्या क्या देख लिए? आर्थिक को समझ लिए, राजनीतिक को समझ, सामाजिक देखें, सामाजिक देखें, फिर हम लोग क्या देखें? सांस्कृतिक देख लिया अभी, फिर हम लोग क्या देखेंगे? राजनीतिक देखेंगे। आप राजनीतिक को देखने के बाद लास्ट टॉपिक जो मेरा होगा क्या होगा? धार्मिक होगा। अब तो आप लोग को दिमाग में टेंशन में आता होगा कि क्या अन्य चीजों बताने गए, जैसे मेला, नाच, गान, डांस, ये सब बता के देखिए इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि उसका स्पेशल ऑलरेडी उन लोग का क्लास होता है। लोक नृत्य अलग का क्लास है, लोक नाट्य अलग का क्लास है, उसी समय अन्य जनजाति को जो जो क्षेत्र में आता है उस क्षेत्र में बताते जाएंगे। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट है, वो जो मेन टॉपिक है इसमें हम लोग बता देंगे। अब हम लोग यहाँ देखने का प्रयास क्या करेंगे? राजनीति को समझने का प्रयास करेंगे, राजनीति को समझने का प्रयास करेंगे। उराव जनजाति में, उराव जनजाति में जो आपसी विवाद होता है, उराव जनजाति में जो आपसी विवाद का जो समाधान होता है वह पंचायत के माध्यम से सॉल्यूशन किया जाता है। किसके माध्यम से सॉल्यूशन किया जाता है? पंचायत के माध्यम से सॉल्यूशन किया जाता है। लेकिन उराव जनजाति में पंचायत को पेंचरा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? पेंचरा के नाम से जाना जाता है। उराव जनजाति में पंचायत को क्या बोलते हैं? पंचायत को क्या बोलते हैं? पेंचरा। पंचायत को क्या बोलते हैं? पेंचरा। पंचायत को, प्रधान को, मतलब पेंचरा को, प्रधान को हम लोग क्या बोलते हैं? महतो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महतो बोलते हैं। कोई दिक्कत? एक लाइन में सवाल कि राजनीतिक जो होता है, संस्कृत मतलब जो राजनीतिक कार्य किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है? किसके माध्यम से किया जाता है? पंचायत के माध्यम से कार्य किया जाता है। उराव जनजाति में पंचायत को क्या बोलते हैं? पेंचरा कहते हैं। तथा पेंचरा का जो प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं? महतो कहते हैं। हम लोग इतना चीज सारा सारा देख लिए। अब हम लोग को लास्ट टॉपिक जो बच गया है वो धार्मिक बच गया है। क्या बच गया है? धार्मिक बच गया। अब धार्मिक को एक पूरा बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं धार्मिक। धार्मिक, धार्मिक का कहने का अर्थ होता है इसमें पूजा पाठ, मतलब जो होता है कि धार्मिक, धर्म व्यवस्था कैसा है। ठीक है, तो उराव जनजाति में जो सर्वोच्च देवता होता है, उराव जनजाति का जो सर्वोच्च देवता होता है, ठीक है, मतलब जो सबसे जो सर्वोच्च देवता, जैसे हिंदू का बहुत सारा भगवान होता है, जैसे शंकर भगवान, बहुत लोग का राम भगवान, कृष्ण भगवान, बहुत लोग होता है, उसी प्रकार उस उराव जनजाति में जो सर्वोच्च देवता होता है उसको हम लोग धर्मेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? धर्मेश बोलते हैं। सर्वोच्च देवता को क्या बोलते हैं? धर्मेश। सर्वोच्च देवता धर्मेश। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है कि उराव जनजाति का सर्वोच्च देवता को क्या कहते हैं? धर्मेश कहते हैं। कोई दिक्कत? तथा जो दूसरा जो होता है, जो दूसरा सर्वोच्च देवता होता है वह मरांग गुरु। अब धर्मेश को इसमें सूर्य से कंपेयर किया गया, इसमें धर्मेश को सूर्य से कंपेयर किया गया। तथा जो दूसरा सर्वोच्च देवता होता है वह मरांग गुरु होता है। मरांग गुरु। अब मरांग गुरु किसको कहते हैं? पहाड़ देवता को। पहाड़ देवता को क्या बोलते हैं? मरांग गुरु। उराव जनजाति में दूसरा सर्वोच्च देवता मरांग गुरु, इसको क्या बोलते हैं? पहाड़ देवता। कोई दिक्कत? फिर हम लोग क्या समझने का प्रयास करेंगे, जो उराव जनजाति में जो ग्राम देवता होता है, जो ग्राम देवता होता है, ग्राम देवता होता है उसको हम लोग ठाकुर देव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठाकुर देव। उराव जनजाति में ग्राम देवता को क्या बोलते हैं? ठाकुर देव बोलते हैं। ग्राम उराव जनजाति में ग्राम देवता को क्या बोलते हैं? ठाकुर देव बोलते हैं। तथा एक लाइन इसको फिर से मिटा करके अच्छा से लिख देते हैं। सर्वोच्च देवता धर्मेश। कौन है सर्वोच्च देवता? धर्मेश। इसको हम लोग सूर्य से कंपेयर है। दूसरा कौन है? मरांग गुरु। क्या है? पहाड़ देवता है। क्या है? पहाड़ देवता है। कोई दिक्कत? जो मेरा तीसरा है, जो ग्राम देवता होता है, ग्राम देवता होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठाकुर देव। ठाकुर देव। यहाँ तक जो कुल देवता होता है, जो कुल देवता होता है, ठीक है, कुल देवता को हम लोग पूर्वजात्मक देव कहते हैं। कुल देवता को क्या कहते हैं? कुल देवता को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्वजात्मक। पूर्वोजात्मक
पूर्वजात्मक बोलते हैं, पूर्वजात्मक। कुल देवता को क्या बोलते हैं? पूर्वजात्मक। क्या बोलते हैं? पूर्वजात्मक। तथा इसी में जो पूर्वज जहां लोग निवास करता है, पूर्वज लोग जो जहां निवास करता है, जो पूर्वज लोग जहां निवास करता है उसको क्या बोलते हैं? सरना स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरना स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सरना स्थान। क्या बोलते हैं? जो पूर्वजात्मक लोग जहां निवास करता है उसमें क्या बोलते हैं? सरना स्थान बोलते हैं। तथा उराव जनजाति में जो धार्मिक का जो प्रधान होता है, जो धार्मिक प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पाहन बोलते हैं। धार्मिक प्रधान को क्या बोलते हैं? पाहन कहते हैं। तथा जो पाहन को जो सहायता प्रदान करने के लिए, जो पाहन को जो सहायता प्रदान करने के लिए होता है वह उसको क्या बोलते हैं? पुजार कहते हैं। एक लाइन में सर्वोच्च देवता धर्मेश, दूसरा मराम गुरु, तीसरा ठाकुर देव, चौथा पूर्वजात्मक ग्राम देवता। तथा जो पाहन को हम लोग कुछ सहायता प्रदान कर, जो धार्मिक प्रधान होता है वो पाहन होता है। तथा धार्मिक प्रधान को पाहन को जो सहायता प्रदान करने के लिए जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं? पूर्वजात्मक क्या होते हैं? पुजार होते हैं। आज का मेरा टॉपिक इसी में द इंड हुआ। कल का जो टॉपिक है उसको छोड़िएगा मत, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे एटलीस्ट कम से कम 5 क्वेश्चन बनता ही है। कौन सा है? मुंडा जनजाति से मेरा कल का टॉपिक रहेगा।